Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the meaning of macroeconomics and difference between micro and macroeconomics. But in today's lecture, we are going to discuss scope of macroeconomics. Let's begin. देखो लास्ट लेक्चर में हमने किया था मैक्रोइकोनॉमिक्स का मीनिंग. एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है. इट इज़ defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. मतलब आपके इकोनॉमी में जितने भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. मतलब पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मानकर, एक कंपोनेंट मानकर उसकी सारी स्टडी करते हैं. क्लियर? नाउ टुडेज लेक्चर इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो स्कोप होता क्या है, किसी भी चीज़ का स्कोप क्या है, मतलब उसका एरिया, डोमेन. आप उस पर्टिकुलर थिंग में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट मीन्स इट रेफर्स टू द फील्ड और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीन्स हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि आपके ये फर्दर टॉपिक्स आएंगे. ठीक है. चलो, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज. फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज नेशनल इनकम. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स like GDP means gross domestic product and NDP that is national domestic product. आपको जब हम फर्दर नेशनल इनकम वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें क्या बताया जाता है कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, क्या डेफिनेशन है नेशनल इनकम की. ठीक है. किस पर्टिकुलर इनकम को आप बोलेंगे कि दैट विल बी योर नेशनल इनकम, और क्या इंपॉर्टेंस है, आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, या फिर आप किस किस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. ये सभी हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट स्कोप क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. सेकेंड वन इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो आपकी थ्योरी है दैट विल बी केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जो कि आपको एक्सप्लेन करता है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप स्टडी करते हैं उसमें कि हम अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है देन व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट. ठीक है. उसको स्टडी करने के बाद आप सजेशंस भी फाइंड आउट करते हैं कि कैसे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर सकते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हैं. ठीक है. देन आप क्या करते हैं, रेमेडियल मेजर्स भी सजेस्ट करते हैं सो दैट आप उस पर्टिकुलर इशू से, दैट विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. तो आप उस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसे कैसे टैकल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ मनी. देखो क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आगे आपका फर्दर पूरा बैंकिंग के बारे में टॉपिक आएगा जिसमें आप कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक्स के फंक्शंस पढ़ेंगे. आप ये चेक करेंगे कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी को या क्रेडिट को क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है क्रेडिट. तो क्रेडिट को आप कभी भी उधार वाला क्रेडिट नहीं समझेंगे. यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है मनी. ठीक है. प्लस यहाँ पे सेंट्रल बैंक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. देखो सेंट्रल बैंक मनी के फ्लो को इस तरह रेगुलेट करता है कि ना तो आपकी इकोनॉमी में मनी फ्लो सरप्लस जाए, ना ही आपकी इकोनॉमी में मनी फ्लो डेफिसिट होना चाहिए. क्यों? अगर आपकी इकोनॉमी में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो होगा क्या, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आ जाएगी. क्यों? देखो जब लोगों के पास बहुत सारे पैसे होंगे तो उनकी अल्टीमेटली परचेजिंग पावर बढ़ेगी. अब जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो उस पर्टिकुलर पैसों से मार्केट में डिमांड करेंगे. और अब आपको ये अच्छे से पता है अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइजेस भी राइज होंगे
और जब प्राइस राइज होंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन राइज हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी मनी का फ्लो ना तो बहुत एक्सेस होना चाहिए इकोनॉमी में और ना ही बहुत ज़्यादा स्कार्स होना चाहिए। स्कार्स मीन शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए, एक मेंटेन रखना है आपको, एक बैलेंस रखना है, ठीक है। और वो ये काम कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक। आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या इनका सिनेरियो है, कैसे आप उसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके आप मनी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ये आगे सारे फर्दर चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक आप ओवरव्यू ले रहे हैं कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, या क्या क्या स्टडी किया जाता है। क्लियर? थ्योरी ऑफ मनी क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, inflationary and deflationary gaps. This is yet another significant component of macroeconomics. It reveals the trend path of the general price level leading to inflationary and deflationary gaps in the economy. देखो, मैक्रो इकोनॉमिक जो एनालिसिस है ना, वो आपको ये शो करता है कि हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट। जो जनरल प्राइस लेवल है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बताता है ये। प्लस उसके बाद ये भी एक्सप्लेन करता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं कि जो आपका जनरल प्राइस लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आपको ये क्यों स्टडी करना इंपॉर्टेंट है जनरल प्राइस लेवल के बारे में? क्यों? ताकि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में, आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाओ। इसीलिए कहा गया है कि आप जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी को प्रॉपरली स्टडी करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ गवर्नमेंट और वी कैन से गवर्नमेंट बजट। Macroeconomics studies how government budget impacts the level of economic activity in the economy. देखो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं गवर्नमेंट बजट होता क्या है, कितने तरह का होता है। प्लस जैसे आप पता होगा आपको कि गवर्नमेंट बजट 3 टाइप्स के होते हैं। या तो हम बोल सकते हैं एक सरप्लस बजट, ठीक है, एक होता है आपका बैलेंस्ड, एक होता है आपका डेफिसिट। मीन्स जिसके अंदर गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स अगर तो वो दोनों इक्वल हैं देन इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड बजट। बट अगर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ हैं, रिसीट्स हैं, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है रेवेन्यू, देन इट इज़ अ सरप्लस बजट। बट कंट्रास्ट में अगर हम बात करें, रेवेन्यू इज़ लेसर देन द एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डेफिसिट बजट। तो आप इन सभी बजट्स के बारे में स्टडी करते हैं, चेक करते हैं किस पर्टिकुलर बजट का इकोनॉमी पे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वेदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? लास्ट स्कोप इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड the way it is managed in the international money market is an important element in the scope of macroeconomics. देखो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी स्टडी करते हैं कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इनके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट एक्सचेंज रेट के ऊपर आप पूरी कंप्लीट स्टडी करते हैं। देन आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम है, कैसा बीओपी है आपका, ठीक है ना, बीओपी स्टेटस क्या है आपकी कंट्री का। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? इफ यू विल स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आपको देखो एक ओवरव्यू लग रहा होगा, हो सकता है आपको मे बी क्लियरली समझ ना भी आए, बट फर्दर आगे वाले आने वाले वीडियोज में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आगे जैसे सपोज रोल ऑफ गवर्नमेंट है तो ये पूरा एक चैप्टर बनेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा एक चैप्टर है। इसमें जैसे हमने ये डिस्कस किया थ्योरी ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर है ये आपका, ठीक है। तो अगर आपको अभी कुछ ज़्यादा डीप नहीं समझ आया तो वरी की बात नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, फर्दर आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग रिवाइज किया है। क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. Then we have studied scope of macroeconomics. Basically there are 6 to 7 scope or we can say area of study of macroeconomics, right?
First one is estimation of national income and related aggregates. Second one is theory of employment. Third, theory of money. Fourth one is theory of general price level, inflationary and deflationary gaps. Fifth, role of government, or we can say government budget. And the last one is exchange rate and balance of payment. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.